start poem The Village Song. This is written by Sarojini Naidu. All of you know about Sarojini Naidu? Yes, all of you know Sarojini Naidu. The Village Song. I will explain you stanza-wise poem. See the text. Open your book and see the text. First stanza. Honey child, whither are you going? Would you cast your dress all to the breeze blowing? Would you leave the mother who on golden plains had fed you? Would you break the low lover who is riding for to wed you? The Village Song जो पोएम है, इसमें जो कवित्री है सरोजनी नायडू. आपको पता है ना, कवित्री सरोजनी नायडू नाइटिंगेल ऑफ इंडिया. जो सरोजनी नायडू है, इनको हम क्या कहते हैं? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहते थे इनको. ये नाम किसने दिया था? हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने उनको ये नाम दिया था. तो इस पोएम में जो कवित्री हैं या सरोजनी नायडू हैं, उन्होंने जीवन के मतलब हमारी लाइफ में जो आनंद के क्षण आते हैं, यानी जो अच्छे हैप्पीएस्ट मोमेंट होते हैं, उसके बाद में अस्थायी रूप से होता है. यानी जो हैप्पीएस्ट मोमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो जो होते हैं वो अस्थायी रूप से होते हैं. यानी वो परमानेंट होते नहीं कि आप खुश हैं तो हमेशा खुश ही रहते हैं. तो ऐसा होता है कि आप एक दिन बहुत खुश हैं, फिर अचानक से आपने होमवर्क नहीं किया, मम्मी ने थप्पड़ मार दिया तो आप रोने लगे. तो ये सारी चीज़ें क्या होती है? ये हमारे लाइफ में जो हैप्पीएस्ट मोमेंट होते हैं वो हमेशा नहीं रहते. कभी दुख है, कभी सुख है, इन्हीं सारी चीज़ों का वो यहाँ पर वर्णन करती है. तो फर्स्ट एंजल में वो कहती हैं, अपने बेटी से कहती हैं हनी चाइल्ड, यानी अपनी बेटी को संबोधित करते हुए कहती हैं कि ये जो पूरी पोएम है ये ग्रामीण यानी द विलेज सॉन्ग, ये पूरा गांव का सीन है. उन्होंने ये जो पोएम लिखी है ग्रामीण पृष्ठभूमि को लेकर ये पोएम लिखी है. और जहाँ पर एक शादी की या मैरिज सेरेमनी चल रही है, हर तरफ सजावट है और सुंदर सा माहौल है, आनंद भरा माहौल है. दुल्हन वहाँ पर जो दुल्हन है वो बहुत अच्छे कपड़ों में सजी हुई है. ऑब्वियसली दुल्हन जो होती है वो सुंदर कपड़ों में सजी होती है और वहाँ पर वो आभूषण बहुत सुंदर कपड़ों में सजी होती है. बहुत सारे वो आभूषण पहने होती है. आभूषण यानी ज्वेलरी जो होती है वो पहने होती है. और वो फिर भी वो क्या कहती है, जो वो दुल्हन होती है वो इस शादी के लिए, इस विवाह के लिए वो तैयार नहीं होती है. यानी वो सारी चीज़ें उसके साथ वो सजती है, सब कुछ करती है, पर उसको शादी जो है वो उसका करने का मन नहीं होता है. तो और पर दुल्हन की जो मदर होती है वो बहुत खुश होती है. वो अपनी बेटी से, पुत्री से, अपनी बेटी से पूछती हैं कि कहाँ जा रही थी, क्या वो अपनी माँ को छोड़कर चली जाएगी? जब आपको पता है कि जब बेटियों की शादी होती है तो वो चली जाती है अपने ससुराल, माँ को या अपने पेरेंट्स का उनको छोड़ना पड़ता है. तो इसी तरह वो माँ बड़ी खुश होकर खुशी के आंसू लेकर आते हैं. वो फिर भी अपनी बेटी से पूछती है कि कहाँ जा रही हो, क्या तुम अपनी माँ को छोड़कर चली जाओगी? मैंने तुमको लालन पालन दिया, यानी मैंने तुमको इतने कष्टों से पाला, इतना बड़ा किया, सारी चीज़ें हैं, और उसके बाद ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी चीज़ें छोड़कर तुम यहाँ से चली जाओगी. तो वो कहती है कि माँ मैं ये शादी नहीं करना चाहती हूँ और मैं नहीं जाना चाहती हूँ. तो वो उसकी माँ को समझाती है कि नहीं ऐसा नहीं करना, या तुम्हें आभूषण उतार कर दूल्हे को नाराज करना चाहती हो, या सारी चीज़ें. यानी उसका मन नहीं होता है शादी करने का, पर उसकी जो मदर है वो उसको प्रेशराइज करती है. देन सी सेकेंड स्टैंजा. मदर माइन टू द वाइल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग वेयर अपॉन द चंपा बर्ड्स एंड चंपा बर्ड्स आर ब्लोइंग. To the 500 river reserves where lotus lilies glisten, the voices of the fairy folk are calling me, oh listen. यहाँ पर जो डॉटर है वो अपनी मम्मी से कहती है. अब सेकेंड स्टेंजा में डॉटर जो है, पुत्री है, वो अपनी माँ से कहती है कि मैं जंगल जा रही हूँ. वो क्या कहती है कि मैं शादी वादी नहीं करूँगी और मैं जंगल जा रही हूँ. और वहीं पर स्थान है, मुझे वही चीज़ें अच्छी लगती हैं जहाँ पर चंपा की कलियाँ, जो क्या है चंपा की कलियाँ, चंपा की बॉक्स में कलियाँ, कलियाँ शाखाओं पर हवा में लहरा रही है. और वही स्थान जहाँ पर नदी के किनारे बहुत सारे जो आइलैंड बने होते, टापू बने होते छोटे छोटे से, तो कोयल अपने दुख भरे गीत
साड़ियाँ हैं केसरिया रंग की बनी हुई हैं तथा चांदी जैसे रंग में सुसज्जित है। यानी जो उसकी जो साड़ियाँ हैं, जो ब्राइडल रोब्स, यानी उसकी जो ब्राइडल रोब्स हैं, ब्राइडल के कपड़े हैं, वो किससे बने हुए हैं? साड़ियाँ हैं तो वो केसरी रंग की, केसरी यानी ऑरेंज रंग की है और उसमें सिल्वर का काम है। तो अगर आप सांसारिक सुख छोड़ेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी। सिर्फ जिंदगी है ये हमारे लिए बहुत अच्छी है, जो सांसारिक सुख है इसको त्यागना नहीं चाहिए। और उसे ये इसलिए बताती है कि वो घर छोड़कर ना जाए और वो अपनी माँ की पसंद की शादी कर ले। वो उसको लालच देती है कि संसार का इतना शुभ है, उनको इतनी सारी मतलब ब्राइडल जो है वो रोब्स मिले हुए हैं, पूरे साल में खुशियाँ खुशियाँ हैं, तो तुम ऐसा काम मत करो कि तुम यहाँ से इसको छोड़कर जाओ। Then stanza number 4, the bridal songs and cradle songs have sadness of sorrow, the laughter of the sun today, the wind of death tomorrow. For sweeter from the forest notes, but forest streams are falling. O mother mine, I cannot stay the fairy for the world. तो इसके बावजूद भी जब उसकी माँ जो है अपनी बेटी को इतना लालच देती है, इसके बावजूद भी उसकी जो पुत्री होती है, जब उसकी बेटी होती है, उससे उसको कोई असर नहीं होता, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। वो कहती है ये जो सांसारिक सुख है या ये सांसारिक आनंद है ये तो क्षणिक होता है, यानी ये सिर्फ थोड़े समय के लिए, इसके बाद वो समय चला जाएगा। ये सारी चीज़ें अस्थायी होती हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि सुख आते हैं और जाते हैं। और ये जो प्रकृति के सानिध्य, जो प्रकृति यानी जो नेचर के उसमें रहने में हमको सुख मिलता है, वो जो सुख है वो कभी भी नहीं जाएगा, वो जीवन भर हमारे साथ रहेगा। जो नदियाँ हैं वो हमको आकर्षित करती हैं। आप नेचर है उसके और उसके पास तो ऑलरेडी ब्यूटी है, नदियाँ हैं, आप कभी नदी के किनारे बैठिए, समुद्र के किनारे बैठिए, आप हरे भरे पेड़ों के नीचे बैठिए, कितना अच्छा लगता है। तो कहते हैं ये सारे सुख जो है वो अस्थायी नहीं है, पर जो सांसारिक सुख है वो अस्थायी है और जिससे मुझे कोई भी मोह नहीं है और मैं इन सब चीज़ों को छोड़कर जा रही हूँ, क्योंकि मुझे जो जंगल में रहने वाली जो परियां हैं वो बुला रही हैं। तो इस पोएम का तो मतलब पूरा मतलब ये है कि जो पोएट्रेस है सरोजनी नायडू, उसका मतलब है कि यहाँ पर एक लड़की के बारे में बात बताई गई है, तो उसको सांसारिक सुखों से कोई लेना देना नहीं है, उसको भक्ति और सांसारिक सुखों से ये दूर रहना है और वो इसमें अपनी जिंदगी बिताना चाहती है प्रकृति के साथ अपने जो यार नेचर के साथ या नेचर की ब्यूटी के साथ रहना चाहती है और ये सारी चीज़ें उसको ज़्यादा अच्छी लगी। Okay, children, we have completed this poem. Write down the central idea of this poem. If you have any doubt, any queries, come to school and ask to me and write down all the explanation in Hindi in your draft notebook. Bye children, stay blessed, stay home. Good morning, student of class 10. Today we will discuss in physics, electricity about the resistance of the system of resistors. हम यहाँ पर दो प्रकार के रेजिस्टर्स के बारे में स्टडी करेंगे। पहला रेजिस्टर्स इन सीरीज और दूसरा है रेजिस्टर्स इन पैरेलल। रेजिस्टर्स इन सीरीज क्या होगी? जब रेजिस्टर्स को एक के बाद एक कनेक्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं रेजिस्टर्स इन सीरीज। जैसे यहाँ पे हमें बैटरी लगाते हैं, यहाँ पे हम 3 रेजिस्टर देखा है। ये तीनों रेजिस्टर एक के बाद एक लगे हुए हैं, जिसको बोलेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। 3 रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड वन आफ्टर अनदर, सो इट इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन। यहाँ ए में इसको बी में। अब यहाँ मान लेते हैं रेजिस्टर्स, पहला रेजिस्टर R1 है, सेकेंड वाला R2 है, थर्ड वाला R3। बैटरी का एक प्लस टर्मिनल है, ये माइनस टर्मिनल। जब करंट को फ्लो करेंगे तो करंट हमेशा प्लस से माइनस को चलेगा। करंट हमारी आई जो है प्लस से माइनस में फ्लो करेगी। हमारी करंट यहाँ पर भी आएगी
यहाँ पर भी आई होगी, यहाँ पर भी आई होगी और यहाँ पर भी आई होगी। जब ये करंट इसमें फ्लो करेगी तो देख रहे हैं कि आज ये रजिस्टर में जो करंट है वो सेम है, करंट तो सेम होगी लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर सभी जगह अलग अलग हो जाएगा। और इनका इक्वल रेजिस्टेंस होगा तो इन सबका सम आएगा। इसकी प्रूविंग देखते हैं, उसकी किसका प्रूव करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू ओम लॉ, ओम लॉ क्या होगा हमारा V इक्वल टू I R। अब हम पहले रेजिस्टेंस के लिए पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। तो फॉर फर्स्ट रेजिस्टेंस R1, ये V1 इक्वल टू हो जाएगा हमारा IR। पहले रेजिस्टेंस के लिए हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इसके साथ ये रखेंगे हम V1 इक्वल टू I और R है R कर देंगे। ये हमारी पहली इक्वेशन है, ये सेकंड हो जाएगी। इसी प्रकार से हम R2 के लिए पोटेंशियल V2 ले रहे हैं, अगर हम V2 निकालेंगे तो V2 इक्वल टू हो जाएगा IR2, थर्ड इक्वेशन हो जाएगी। इस प्रकार से हम V3 निकालेंगे तो V3 इक्वल टू हो जाएगा IR3, ये हमारी फोर्थ इक्वेशन हो जाएगी। इस प्रकार से हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे V1 इक्वल टू IR, V2 इक्वल टू IR2, V3 इक्वल टू IR3। अब इनका टोटल सम क्या होगा, इनके टोटल सम करने के लिए ये सबको हमको ऐड करना पड़ेगा। तब क्या हो जाएगा, तब ये हो जाएगा V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ऐड कर देंगे V इक्वल टू हमारे पास होता है IR इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR। I जब कैंसिल हो जाएगा हमारा इक्वल रेजिस्टेंस आ जाएगा R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा हमारा इस सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारा टोटल रेजिस्टेंस होगा सम ऑफ द ऑल रेजिस्टेंस होगा, सम ऑफ द ऑल रेजिस्टेंस होगा हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर हम इसी को बेस न्यूमेरिकल देखें तो कैसे करेंगे। अगर यहाँ पर R1 की वैल्यू ले, जैसे मान लीजिए R1 R2 R3 रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है, तो R1 का यहाँ पे 1 ओम ले लिया, यहाँ पे 2 ओम ले लिया, यहाँ पे 3 ओम ले लिया, उसके इक्वल रेजिस्टेंस क्या होगा, हम लगा देंगे R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 R2 R3 हमारे 1 2 3 है, 1 प्लस 2 प्लस 3 यानी कि 2 1 3 3 3 6 का हो जाएगा 6, यानी टोटल रेजिस्टेंस 6 होगा जाएगा। इससे कोई पता लगता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो टोटल रेजिस्टेंस है अलग अलग रेजिस्टेंस से हमेशा ज़्यादा रहेगा। ये हमारा है रेजिस्टेंस सीरीज। इसी प्रकार से अगर आपको यहाँ पे वोल्टेज भी दे दिया गया है, मान लीजिए यहाँ पे 30 वोल्ट की बैटरी रखी हुई है तो हम इससे करंट निकाल सकते हैं। अब हम लगा लेंगे I इक्वल टू V हमारा V हमारा 30 हो जाएगा, 30 और 5 6 6 5 30, यानी कि जो हमारी करंट होगी 5 एम्पीयर की हो जाएगी। यानी कि हमको R V I ये तीन चीजें निकालने को दी जाती हैं, इसमें कि सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन इसके न्यूमेरिकल्स कंबाइंड भी आते हैं। तो आप सेकंड प्रूफ देखेंगे रजिस्टर्स इन पैरेलल। रजिस्टर्स इन पैरेलल की बात करें
रजिस्टर्स इन पैरेलल की बात करें तो इसमें हम रजिस्टर्स में दो कॉमन पॉइंट लेते हैं और दो कॉमन पॉइंट से सारे रजिस्टर्स कनेक्ट किए जाएंगे। ये R1, ये R2, ये R3, ये सब, ये माइनस। करंट यहाँ पे I2 में, अब इसमें करंट डिवाइड हो जाएगा। करंट जो होगी हमारी डिवाइड हो जाएगी। R1 वाले में करंट I1 हो जाएगी, R2 वाले में I2 हो जाएगी, R3 वाले में I3 हो जाएगी। यहाँ पर करंट जो होगी हमारी I1, I2, I3 हो जाएगी। फिर से हम वही ओम का यूज करेंगे और अब हमको रिलेशनशिप करनी पड़ेगी करंट में I बराबर I1 तथा I2 बराबर I3। यहाँ पे वोल्टेज सब में सेम रहेगा अकॉर्डिंग टू ओम का। फॉर्मूला होगा V इक्वल टू I R, यानी कि I इक्वल टू VFR। तो फर्स्ट सेक्शन R1 के लिए अगर I1 की वैल्यू निकालें I1 इक्वल टू हो जाएगा VFR मल्टीप्लिकेशन ले लेंगे। I2 इक्वल टू हो जाएगा VFR सेकेंड। I3 इक्वल टू हो जाएगा VFR थर्ड। ये क्वेश्चन को ऐड करेंगे। यहाँ पे करंट का सम जो होगा I1, I2, I3 का सम जो होगा वो I होगा। तो यहाँ पे I इक्वल टू कर देंगे I1 प्लस I2 प्लस I3। I इक्वल टू निकाला है VFR I1 हमारा VFR I2 हमारा VFR I3 हमारा VFR V कैसे हो जाएगा? ये आ जाएगा 1/R इक्वल टू 1/R 1/R2 1/R3। ये आपको हो जाएगा पहला कॉम्बिनेशन 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये दो कॉम्बिनेशन है, इस पे न्यूमेरिकल्स है और मोर इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स सिर्फ एक दो से हैं। तो उसको बुक को अपने कॉपी में करें और उसको तैयार करें क्योंकि एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। इसलिए ये पहले बुक प्रिंट तैयार करें, उसके बाद न्यूमेरिकल करें। अब इसी में अगर मान लीजिए हम n रजिस्टर्स में तब क्या होगा? अगर यहाँ पर n रजिस्टर्स आ रहे हैं जैसे कि मैंने प्रूव किया 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अगर यहाँ पर हम ये पहला कॉम्बिनेशन है, अगर यहाँ पर n रजिस्टर आ दिया चाहिए सेम रजिस्टर 1/R प्लस 1/R 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 n रजिस्टर आ 1/R3 इक्वल टू n रजिस्टर्स होंगे, ये हो जाएगा n/R। n रजिस्टर्स जोड़ने पर यहाँ पर 1 n टाइम हो जाएगा तो इसको n/R लिखेंगे। अब इसी पे अगर हम को चेंज कर दें, अगर यहाँ पे वैल्यू रखते हैं जैसे 3 ओम यहाँ पे कर ली हमने, 3 ओम यहाँ पे कर ली, 3 ओम यहाँ पे, तब इसका कॉम्बिनेशन क्या होगा?
इसका फॉर्मूला यूज करेंगे हम। फॉर्मूला यूज करने के बाद 1/r + 1/r + 1/r वैल्यू देंगे r का वैल्यू आती है 1/r = 1/3 1/3 1/3 3 LCM 1 + 1 + 1 3/3 कैंसिल कर देंगे 1 आ जाएगा, r टोटल आ गया 1 ओम। यहाँ पर 1 ओम रेजिस्टेंस आ गया। 1 ओम का मतलब है अलग अलग रेजिस्टेंस जो हमारे हैं इनका टोटल रेजिस्टेंस कितना कम हो जाएगा, यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंस होगा वो हमारा कम हो जाएगा। अब इस पर न्यूमेरिकल लगाइए, डिस्कस करिए। आज के टॉपिक को देखिए हम क्लोज करते हैं।